रमज़ान के मुबारक महीने में इफ्तार के अवसर पर यहाँ के साथियों ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर आकर सभी साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने का मौका मिला है। तो जिन साथियों ने ये इफ्तार का यहाँ आयोजन किया है, हम जैसे लोगों को निमंत्रित किया है, उनका धन्यवाद करता हूँ और ईद की अग्रिम मुबारकबाद बधाई सबको देना चाहता हूँ। पिछले एक महीने से करीब एक महीने से जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, तो हर दिन के कार्यक्रम में शाम का समय हम लोग इफ्तार के लिए रखते ही हैं। जहाँ कहीं भी इफ्तार होता है, मौका मिलता है, वहाँ जाने का अवसर मिला है। इफ्तार के दौरान मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर भी कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। आज सुबह में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, यहाँ से जब निकलेंगे उसके बाद भी आपके लिए उपलब्ध है, बात करेंगे। यहाँ पर विशुद्ध तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने आए हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमांचल के क्षेत्रों में ही, सीमांचल के क्षेत्रों को ही आपने क्यों चुना, उसमें भी अररिया? नहीं, सीमांचल के क्षेत्र को नहीं चुना है। मैं रमज़ान को तो करीब आज 28 दिन हो गए और हम लोग तो पूरे बिहार में हर जगह गए हैं। ज़्यादातर नेता या दल अपने घर में या अपने कार्यालय में इफ्तार आयोजित करते हैं और वहाँ पर लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने ये तय किया था कि इस बार रमज़ान में जहाँ भी रहेंगे उसी गांव, उसी कस्बे में लोगों के साथ, लोगों के बीच इफ्तार करेंगे, बजाय इसके कि सबको अपने यहाँ बुलाया जाए। जहाँ सामान्य लोग इफ्तार जिस तरीके से करते हैं उनमें ही शामिल होने का अवसर मिले। इसीलिए पिछले करीब 28 दिन में आधे से ज़्यादा दिनों में इफ्तार आपने देखा होगा, अलग अलग जगहों पर हम लोग गए। आज मैं बनमनखी में आया हुआ था प्रोग्राम के लिए, और इसी मैदान पर जब मैं पिछली बार आया था तो बारिश की वजह से मुझे बिना लोगों से मिले हुए वापस जाना पड़ा था। तो मैंने उस समय वादा करा था कि मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। फिर यहाँ बाढ़ हो गई, फिर हम लोग दूसरे काम में व्यस्त हो गए। तो साथियों ने कहा था कि सर वो मैदान में आपका वादा किया हुआ है, आपको वापस आना भी है। तो बनमनखी में आज प्रोग्राम था, इसलिए वहाँ से चलकर यहाँ आए हैं। सर वक्त पर क्या कर जाना चाहेंगे? वक्त बिल पर जो कुछ हुआ, आप वहाँ पर गए भी पटना के गर्दनी बाग में, तो आपको क्या लगता है? देखिए, गर्दनी बाग में जाना एक सिंबलिज्म है। मुस्लिम संस्थाओं ने एक धरना आयोजित किया था, तो जो लोग भी वक्फ बिल के खिलाफ में हैं उनका वहाँ जाना बनता ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ पे कानून आ रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। सही गलत में पड़े बगैर एक बार को सही और गलत के डिबेट में मत पड़िए। लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं, अगर आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि इस देश को बनाने वाले लोगों ने जो वादे, जो आश्वासन हम लोग के मुसलमान साथियों को दिया है, उसको निभाना, उसको बचा कर रखना, वो आपकी, हमारी सबकी जवाबदेही है। अगर आप हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बताते हैं कि अगर हमारे बाप दादा ने कोई आश्वासन दिया है, कोई कमिटमेंट करा है, तो बेटा होने के नाते आपकी ये जवाबदेही है कि आप उन वादों को निभाने में हर संभव कोशिश करें। तो इस देश को बनाते समय जिन लोगों ने भी इस देश को बनाया है, जिन लोगों ने इसके संविधान को बनाया है, उन्होंने मुसलमान साथियों के लिए कुछ वादे करे। उन वादों पर हम लोग को खरा उतरना चाहिए, उस पर धोखा नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उन वादों, उनके साथ वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, बात उसकी है। अगर वक्त पर कोई कानून लाना है या मुसलमानों के नज़रिए से कोई भी बात, सिर्फ मुसलमानों के नज़रिए से क्यों, देश में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उस जो बात संविधान में कही गई आज़ादी के समय, उसमें चेंज लाना है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो जब चेंज लाना है तो जिसका जीवन उससे प्रभावित होगा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको चेंज लाना है। जो वक्फ का आप कानून बना रहे हैं उससे 20 करोड़ लोग, मुस्लिम समुदाय को कोई शक है या उनको तकलीफ है, तो जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक उस तरह का कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने देखा देश में, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाया, 3 कानून लाए गए, लेकिन अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा ये है कि जो बातें आपने किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को, देश में रहने वाले किसी नागरिक को जो फाउंडिंग फादर्स ने आश्वस्त किया है, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं
तो उन संप्रदाय, उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए। राजनीतिक तरीके से आप ये समझिए कि भाजपा वाले जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसका दोष यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दें तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे, और बिहार के मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं और पहले जो थे, उन पर हमारा आपका कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार के नागरिक वोटर होने के नाते आपका हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार अगर आज भी ये खुलकर कह दें कि मैं वक्फ के समर्थन में नहीं हूँ, वोट नहीं दूंगा, संसद में हमारे लोग वोट नहीं देंगे इसके पक्ष में, तो मैं आपको कह रहा हूँ वक्फ पर कानून नहीं बनेगा। इसलिए आपके जरिए नीतीश कुमार से, उनके पार्टी से जुड़े हुए साथियों से ये आह्वान करेंगे कि अगर आप लोग गांधी की बात करते हैं, लोहिया जयप्रकाश की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब गांधी ने जो वादा किया था मुसलमानों के साथ, उसके लिए खड़े होइए। सिर्फ गांधी का चित्र लगाने से बात नहीं बनेगी, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा तो जो कर रही वो कर ही रही है। इतिहास कभी भी नीतीश कुमार को इस गलती के लिए माफ़ नहीं करेगा। और एक अंतिम बात, मुस्लिम साथियों को ये जरूर कहूँगा कि अगर कानून बन भी जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है। किसानों के खिलाफ तो कानून बन गया था, लेकिन उन्होंने 1 साल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, ज़मीन पर उतर के लड़ाई वो लड़े और कानून को वापस लेना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ या आपके इंटरेस्ट के खिलाफ कानून बन रहा है, तो आपको दिमाग से और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल, आप अगर सत्य आपके साथ है, आप सही के साथ खड़े हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिहार के दौरे पे जो है आने वाले अमित शाह और राहुल गांधी, तो भाई अभी 6 महीने में चुनाव है, तो सारे नेता ही बिहार में आएंगे। अगले 6 महीने तो मोदी जी और अमित शाह पूरे समय उनको बिहार ही दिखेगा, उनको बिहार का गौरवशाली इतिहास दिखेगा, उनको नालंदा और विक्रमशिला दिखेगा, उनको यहाँ के चाणक्य की याद आएगी, यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य की याद आएगी। सारी सरकारी योजनाओं का अब उद्घाटन बिहार से होगा। लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी ये पूछेगी कि भाई तुम 15 साल से सत्ता में हो, ये बताओ कि 15 साल में तुमने बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए, पलायन को रोकने के लिए क्या किया। वो कब होगा जब हम लोग के बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सवाल पूछा जाएगा। बिहार के हर ज़िले में आकर पिछले 10 साल में मोदी जी ने कोई ना कोई वादा किया है। कहीं चीनी मिल चालू करने का कहा, कहीं फैक्ट्री लगाने के लिए कहा, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब आकर चुनाव के 4 महीने पहले फिर से वही हिंदू मुस्लिम की बात, फिर से वही झूठी बात कि हम पाकिस्तान को डरा देंगे, चाइना को आंख दिखा देंगे। उसके मुकाबले इस बार जो बिहार का चुनाव है, चूँकि जनसुराज भी एक विकल्प है। अभी तक क्या होता है कि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था, तो जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, जैसे अररिया में हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर राजद के लोग, कांग्रेस के लोग कुछ काम न भी करें, आपके बच्चों की चिंता न भी करें, तो भी आप भाजपा के डर से उन्हीं को वोट देंगे। यही हाल भाजपा को वोट देने वाले लोगों का है। जैसे मुसलमानों को भाजपा से डर लगता है, वैसे ही हिंदुओं के एक बड़े तबके को लालू जी के जंगल राज से डर लगता है। तो जनसुराज का एक उद्देश्य तो यही है कि पिछले 30-35 साल में विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बदुआ मजदूरी चल रही है, उससे लोगों को आज़ादी मिले और लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दे सकें। जनसुराज पर भी अंधा विश्वास न करें। 5 साल के लिए उनको दें ये भरोसा और वोट। 5 साल के लिए किसी भी दल को, जो उनको अच्छा लगे उसको 5 साल का मौका दें। वो दल, वो नेता काम ना करे तो 5 साल में उनको झाड़ू मारकर बाहर भगाएं, किसी दूसरे को दें। सीमांचल से आपका काफ़ी लगाव रहा है, तो सीमांचल के लिए कुछ ऐसा? नहीं, मैं सीमांचल, मिथिलांचल, मगध की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करता हूँ। जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बिहार की बात कह रहे हैं। ऐसा अगर होता कि पूरा बिहार विकसित होता और सीमांचल पीछे होता तो बात तो होती। भाई सीमांचल भी उतना ही पीछे है जितना मिथिलांचल पीछे है। मैं हर 5000 से ज़्यादा गांव में गया हूं, कहीं थोड़ा कम या कहीं थोड़ा ज़्यादा। जो ऐसा नहीं है
कि हर जगह बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और सीमांचल में पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि मधुबनी दरभंगा से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं और सीमांचल से पलायन कर रहे हैं। जो समस्या मधुबनी दरभंगा में है, चंपारण में है, छपरा में है, वही करीब करीब समस्या अररिया और जो कि किशनगंज में भी है। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्षेत्र की राजनीति, क्षेत्रवाद करना, धर्म की बात करना, जाति के आधार पर टीका टिप्पणी करना, ये जन स्वराज की परिकल्पना का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं किसी भी क्षेत्रवाद के आधार पर या इस तरह की बातों पर कोई अपना विचार नहीं दूंगा। पूरा बिहार पीछे है, उसमें कुछ क्षेत्र ज़्यादा पीछे है, लेकिन सुधार तभी होगा जब पूरे बिहार का सुधार हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा बिहार पीछे रहे और सीमांचल सुधर जाए। जब जहाज डूबेगा तो उस पर बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। मुख्यमंत्री चुनावी दौर चल रहा है और इस समय में नीतीश कुमार जी को चारा घोटाला का पैसा वापस लेने का ध्यान आया है, इस पे क्या कहेंगे? भाई नीतीश जी कल जाकर अभी राजद वालों के साथ सरकार बना ले तो उनको लालू जी में सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब दिखने लगेगा। नीतीश जी जब लालू जी के साथ जाते हैं तो भाजपाई उनको कम्युनल सांप्रदायिक दिखने लगते हैं, और फिर वही भाजपाइयों के साथ बैठ जाते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी में विकास पुरुष दिखने लगता है। तो नीतीश कुमार का तो करीब करीब राजनीतिक खात्मा हो गया है। 4-5 महीने रह गए हैं, उनको अन्य मार्ग में रहने दीजिए। जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भाव भंगिमा कर रहे हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। ऊपर वाले में बड़ी ताकत है। जो नीतीश कुमार बोलने के लिए, बेहतर बोलने के लिए जाने जाते थे कि ये आदमी ऐसा है जो फालतू नहीं बोलता है, उसी के मुंह से ऊपर वाला ऐसी ऐसी बात कहलवा रहा है जिससे कि उनकी लेगेसी अब ये रहेगी कि इनके जाते जाते इनको बोलने का शऊर नहीं रहा था। जो चीज़ भी उन्होंने बनाया वो सब अपने हाथ से ही, अपने कर्मों से ही, अपने क्रियाकलाप से ही मिटा रहे हैं, और यही ऊपर वाले की ताकत है। आप दूसरों के साथ धोखा करोगे तो आपके साथ धोखा ही होगा, और पिछले 4-5 सालों में नीतीश कुमार ने सबके साथ धोखा किया है। जिन मुसलमानों ने उनके राजनीतिक कैरियर को 2015 में बचाया, उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ CA NRC पर इस आदमी ने वोट दिया। उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ आज वक्फ का कानून बनवा रहे हैं। तो अगर आप दूसरे के साथ धोखा करेंगे तो जनता कुछ करे न करे, ऊपर वाला तो है देखने वाला, आपके साथ इंसाफ होगा ही होगा। सर बिहार में आप कई जगहों पर जो है पद यात्रा कर चुके हैं सर। स्टार पार्टी में वही गमछा टोपी होता है, आप तेजस्वी यादव से कैसे अलग हैं, तो मुझे बताइए। तेजस्वी यादव से अलग ऐसे हैं, तेजस्वी यादव से अलग ऐसे हैं कि हमारे बाबूजी कोई विधायक नहीं है। हमारी पहचान हम जो करते हैं उससे है, हमारे पिताजी के नाम से नहीं है। तेजस्वी यादव से अलग ऐसे हैं कि वो लक्ष्मी के उपासक हैं, हम सरस्वती के उपासक हैं। तेजस्वी यादव से अलग ऐसे हैं कि वो समीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से अलग ऐसे हैं कि वो बालू माफिया और शराब माफिया के पैसे से अपना पार्टी चलाते हैं, हम लोगों के मदद से पैसा अपना पार्टी चलाते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पद यात्रा आप लंबे समय से कर रहे हैं सर, लेकिन सीमांचल में पद यात्रा नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर जमीनी स्तर पर वोटर्स नहीं है, यानी जनसुराज के लोग, तो जो कैसे आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, हम लोग 243 जगह लड़ेंगे, और ये तय करके निकले थे कि पूरा बिहार पैदल चलेंगे। अपनी ताकत जितनी भगवान ने दी है, जितना समय दिया है, बिना एक दिन छुट्टी लिए चल ही रहे हैं। बीच में दूसरे भी काम हैं, सुपौल तक पहुंच गए हैं। हम लोग का अनुमान था कि 2 बरस में पूरा बिहार चल सकते हैं। 2 बरस चलने के बाद भी मैं सुपौल तक ही पहुंचा हूं। तो जहां पर नहीं पहुंच पाए हैं वहां गाड़ी से जा रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत जी, अररिया की जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे फैसल जावेद साहब जो रोड की मामला उठा रहे हैं, उस टाइप के मामला को कब उठाएंगे, कब देखेंगे अररिया को? जब अररिया में सही प्रतिनिधि चुनकर आएगा तो वो अपने आप लोकल मुद्दा उठाएगा। आप ये बताइए कि अगर आप किसी पेड़, जो मरते हुए पेड़ को बचाना चाहते हैं, तो उसके पत्ती को ठीक कीजिएगा कि उसके जड़ में अगर दीमक लग गया है उसको ठीक कीजिएगा। तो बिहार का जो जड़, बिहार को सुधारने का जो जड़ है, दीमक वहाँ लगा हुआ है। जब तक लोग सही वोट नहीं देंगे तब तक कोई प्रशांत किशोर, कोई नेता इसको सुधार नहीं सकता है। अगर अररिया के लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, लोकल मुद्दों के लिए वोट करेंगे तो सुधार होगा, और नहीं खाली गुजरात अब मोदी और भाजपा को हराने के लिए वोट देते रहिएगा तो सुधार नहीं होगा। थैंक यू सर।